बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। डॉपलर साइंटिस्ट का नाम है जिसने ऑब्ज़र्व किया, नोट किया, महसूस किया द चेंज इन पिच ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर या लिसनर। तो उसको हम डॉपलर इफ़ेक्ट का नाम देते हैं। डॉपलर इफ़ेक्ट स्टेटमेंट कुछ हम इस तरह लिखते हैं। स्टेटमेंट apparent change in the pitch of sound, apparent change in the pitch of sound due to the relative motion of the source and observer, listener भी कह सकते हैं। जो डॉपलर ही था पहली दफ़ा जिसने इस बात को नोट किया कि देयर इज़ अ चेंज इन द पिच ऑफ साउंड हर्ड बाय द लिसनर्स व्हेन देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि आप स्टॉप पे खड़े हैं, फुटपाथ पे, और दूर से एक जो है ना वो कार आ रही है, हॉर्न बजाती हुई आ रही है। जितना जितना आपके नज़दीक आती जा रही है तो एक तो लाउडनेस चेंज होती है, वो तो हर बंदा उस चीज़ को नोट कर सकता है। लेकिन डॉपलर क्या कहता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। और वो क्या हो रही है, जूँ जूँ सोर्स नज़दीक आता जा रहा है, जूँ जूँ कार नज़दीक आती जाएगी तो पिच इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन दिस इज़ व्हाट वी कॉल अपेरेंट चेंज, मीन दिस इज़ फॉर द ऑब्जर्वर नॉट फॉर द सोर्स। मतलब है जो ड्राइवर जिसने हॉर्न बजाया है उसको एक ही आवाज़, एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही लाउडनेस जो है वो सुनाई दे रही है। लेकिन ऑब्जर्वर दैट वाज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, तो सोर्स जितना नज़दीक आता जा रहा है तो उसको सुनाई देने वाली आवाज़ की पिच भी इंक्रीज होती जाएगी, लाउडनेस के साथ साथ पिच भी इंक्रीज होती जाएगी। एंड व्हेन द सोर्स क्रॉस द ऑब्जर्वर एंड इज मूविंग अवे एंड अवे, तो फिर क्या नोट किया जा रहा है कि अपेरेंट पिच कम होती जा रही है फॉर दैट ऑब्जर्वर। दिस इज फॉर द ऑब्जर्वर ओनली, नॉट फॉर द सोर्स। तो इसके उलट अगर सोर्स खड़ा है, हॉर्न बजा रहा है और ऑब्जर्वर जो है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड द सोर्स, तो उसको आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम पिच कहते हैं वो बढ़ती हुई महसूस होती है, इंक्रीज उसका महसूस होता है। एंड इफ़ दैट ऑब्जर्वर इज़ मूविंग अवे तो वो क्या फील कर रहा है कि पिच कम होती जा रही है। इस वजह से इसके लिए साथ लफ्ज़ होता है अपेरेंट चेंज। अपेरेंट चेंज, नॉट द रियल चेंज। हॉर्न तो एक है, ड्राइवर ने उसको बजाया है। ड्राइवर के लिए चाहे वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है, जिधर जा रहा है, ड्राइवर के लिए एक ही लाउडनेस और एक ही फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ऑब्जर्वर के लिए देयर इज़ अ चेंज इन द पिच ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है अपेरेंट चेंज। This is what we call apparent change, not the real change। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं when both source and observer are एट रेस्ट। डायग्राम बनाता हूँ और उसको समझाते हैं। ये सोर्स है, रेस्ट के ऊपर है, लेकिन ड्राइवर क्या कर रहा है, हॉर्न बजाता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब मैं सपोज करता हूँ कि
वो 1 सेकेंड्स के अंदर 1 2 3 4 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, इसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस पर सेकेंड्स, नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग द लिसनर पर सेकेंड्स, ये क्या चीज़ होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि देयर आर f waves are produced per seconds, मीन f is the frequency, number of waves produced per seconds, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ कि 5 का नंबर, लेकिन ये लिखने में नहीं आएगा, बनाने में मैंने 5 वेव्स बनाई हैं और मैंने लिमिट लगा दी है कि ये 1 सेकेंड्स के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और 1 सेकेंड्स के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा that is v मीटर पर सेकेंड। तो let both are at rest, both are at rest, source produced sound waves having frequency f and speed v meters per second. So from the figure it is clear, that f waves are produced per second and occupy v meter distance in that 1 seconds. So distance occupied by f waves per second v meter, where v is the speed, of the waves, v meters per seconds. So distance occupied by 1 wave per second कितना हो जाएगा? v by f, और एक वेव जितना डिस्टेंस ऑक्युपाई कर रही है उसे हम लैम्डा कहते हैं, विच इज इक्वल टू लैम्डा। ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसको हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। सो v by f is lambda, f is v by lambda, या v is equal to f into lambda। ये इक्वेशन जो है वो हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलोसिटी मेजर करनी है, फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, वेवलेंथ को मेजर करना है, तो ये इक्वेशन 3 तरह से इस्तेमाल हो सकती है। साथ साथ बताता चलूँ कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम हो जाती है, और दोनों का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट है। इससे ये कंसेप्ट मिला कि स्पीड ऑफ द वेव्स इज़ अ कांस्टेंट पैरामीटर्स, स्पीड ऑफ द वेव्स अलोंग द मीडिया इज़ अ कांस्टेंट पैरामीटर्स। अब हम आगे चलते हुए डिस्कस करते हैं कि व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ये पहला केस बनता है। केस नंबर 1 है व्हेन source moves toward the observer with the velocity to the stationary observer with velocity a meter per seconds। डायग्राम बनाते हैं। सोर्स है, ये डायग्राम उस वक्त है व्हेन बोथ आर एट रेस्ट,
When both are at rest, f waves are produced in 1 second. तो ये क्या चीज़ है? f is the frequency of the waves और v is the velocity, that is the distance traveled by the waves in 1 seconds. तो 1 सेकेंड्स के अंदर f वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, v मीटर्स का डिस्टेंस ऑक्यूपाई करती हैं, पहली वेव ऑब्जर्वर तक पहुंच जाती है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रही है। तो 1 सेकेंड्स के एंड के ऊपर फर्स्ट वेव अप्रोच कर रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसको फॉलो कर रही है और फिफ्थ जस्ट प्रोड्यूस हुई है और आउट हुई है, सोर्स से बाहर आ गई है। ये सिचुएशन है कि 1 सेकेंड्स के एंड पे क्या सिचुएशन बन रही है कि पहली वेव लिस्ट ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, सेकंड, थर्ड उसको फॉलो कर रही हैं और फिफ्थ कंप्लीट होके बाहर आ चुकी। ये है नंबर ऑफ वेव्स जो 1 सेकेंड्स के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। अब ये जो सोर्स है पहले रेस्ट पे था, अब इट हैज़ टू मूव टुवर्ड द ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी a मीटर्स पर सेकेंड्स। मैं सपोज करता हूँ कि उस 1 सेकेंड्स के अंदर सोर्स यहाँ पहुँच गया, कितना मीटर आगे आ गया? a मीटर्स। 1 सेकेंड्स कंप्लीट हो गया, तो अब बताएं कि उसमें कितनी वेव्स प्रोड्यूस की होंगी सोर्स ने? 5, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। उन 5 में फर्स्ट वेव कहाँ पहुँची? ऑब्जर्वर के पास। फिफ्थ कहाँ होगी? सोर्स के पास। फोर्थ हो गई, थर्ड हो गई, सेकंड हो गई। तो इन दिस वे ये सभी 5 की 5 वेव्स 1 सेकेंड्स में प्रोड्यूस होंगी। फिर वही सिचुएशन है कि पहली ऑब्जर्वर तक पहुंच गई, क्योंकि उसने तो जहाँ से स्टार्ट लिया था, जहाँ से एक ही बात है, ऑब्जर्वर तक उसने पहुंचना है। और 1 सेकेंड्स की ड्यूरेशन जब कंप्लीट होती है तो 5वीं भी प्रोड्यूस होके कंप्लीट बाहर आ चुकी होती है। तो जब हमने अब उन 5 को बनाया, नाउ दीज आर ऑक्युपाइड या ऑक्युपाइंग द डिस्टेंस, कितना? v माइनस है। ये टोटल v था, ये a माइनस हो गया, तो ये v माइनस है। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे वेव्स कंप्रेस्ड हो गई। वेव्स कंप्रेस्ड हो गई हैं, जहां पहले वेवलेंथ लैम्डा थी, अब वेवलेंथ पहले से कम हो गई, लैम्डा डैश। मैं उसको लैम्डा डैश कह रहा हूं। सो वी सी दैट we see that in this situation we can write distance occupied by f waves per second v minus a मीटर। अब वही f वेव जो हैं वो इतने डिस्टेंस में आ चुकी हैं, देन डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय 1 वेव पर सेकेंड v minus a by f, this is equal to lambda dash। We are interested in the new pitch frequency, not in the wavelength। तो क्या करेंगे? Since v is equal to f lambda, f is v by lambda, if lambda changes to lambda dash, then f changes to f dash, therefore f dash is equal to v by lambda dash। तो putting the value of lambda dash in above equation, we can write, क्या लिखेंगे? f dash v divided by v minus a by f, this is equal to v over v minus a into f।
So this is the relationship between the apparent frequency and the actual frequency f dash v minus a over v into f. अब यहाँ से एक तरफ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है f डैश, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसका मल्टीपल 1 है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल v माइनस ए बाई वी इज लेस देन 1. v माइनस ए न्यूमरेटर है जो v से कम हो गया, तो ऊपर कम क्वांटिटी है, नीचे बड़ी क्वांटिटी है, जैसे 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो, तो वो 1 से कम है. इसका मल्टीपल 1 है जो कि बड़ा है इससे. तो किस तरफ इशारा बनता है? जिस क्वांटिटी को आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उधर कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आप उसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ इक्वेशंस को बैलेंस किया जा रहा है. तो इसमें सिर्फ इस तरह लिखते हैं कि वेयर v माइनस a ओवर v इज़ लेस देन 1, देयरफॉर f डैश लेस देन f. क्या रिजल्ट हुआ? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, चूँकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल कम है, अपेरेंट का मल्टीपल बड़ा है, तो ये लिखा कि v माइनस ए ओवर v इज लेस देन 1, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? दैट इज ग्रेटर देन f. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या लिसनर. अब हो गया सेकंड केस, और हम सेकंड केस, सोर्स मूव अवे from the stationary observer the velocity a meters per seconds. अब ये दूसरा केस है और इसको डिस्कस करते हैं. पहली डायग्राम उसी तरह रहेगी. सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर एट रेस्ट, f waves are produced and occupy v meter distance in 1 seconds. अब क्या सिचुएशन है? नाउ सोर्स हैज़ टू मूव अवे, सोर्स हैज़ टू मूव अवे. तो t0 पे सोर्स जहाँ पे है, इसने पीछे आना है, रिवर्स लगाना है, और साउंड वेव्स प्रोड्यूस करनी है, वो आगे जा रही हैं. तो 1 सेकेंड्स के अंदर सोर्स कहाँ आ गया? जो उसकी स्पीड हम कहते हैं a, तो ये a मीटर्स पीछे आ गया 1 सेकेंड्स के अंदर. यहाँ से इस 1 सेकेंड्स के अंदर 5 वेव्स प्रोड्यूस होंगी. पहली वेव कहाँ होगी? यकीनन ऑब्जर्वर के पास. 5वीं वेव कहाँ होगी? सोर्स के पास. तो ये चौथी हो गई, तीसरी भी हो गई, और ये दूसरी भी हो गई. तो हमारी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हुई. तो हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वेवलेंथ लैम्डा डबल डैश इसकी निस्बत ज़्यादा हो गई. ऐसे लग रहा है जैसे वेव्स स्ट्रेच हो गई हैं कंप्रेस की बजाय, और वेवलेंथ बढ़ गई है. तो अब हम लिख क्या सकते हैं? हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय, ये शामिल करेंगे, ये v है, तो टोटल कितना हो जाएगा? v प्लस a हो जाएगा. तो डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय, डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय f waves per second v plus a, then distance occupied by 1 wave per second v plus a by f is equal to lambda double dash.
we are interested to measure the apparent frequency, not the wavelength. So since V is equal to F lambda, F is V by lambda, if lambda changes to lambda double dash, then F changes to F double dash. Therefore, F double dash is equal to V by lambda double dash. So putting the value of lambda double dash, putting the value of lambda double dash, we get F dash double dash is equal to V over V plus A by F. This is equal to V over V plus A into F, where V over V plus A is less than 1, इसलिए apparent frequency is less than the actual frequency. Apparent frequency is less than the actual frequency. इसका मतलब क्या हो गया कि when source move away from the observer, apparent frequency decreases. Apparent frequency decreases, कम हो रही है. और यही बात हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो डॉप्लर ने उसको मैथमेटिकली डिटरमिन किया कि हाँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. इसके बाद अब केस नंबर है 3. केस नंबर 3 में ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सोर्स. Observer moves toward the stationary source with the velocity b meters per second. इसमें मैं एक नोट लिख रहा हूँ, खास बात होगी नोट. In this situation, we consider those waves which are crossing the listener, which are crossing the observer. जब ऑब्जर्वर आगे पीछे मूव करेगा तो हम उन वेव्स को कंसिडर करते हैं जो उसे क्रॉस कर रही होती है. अब ये मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो कैसे है कि सोर्स है, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और इससे क्रॉस करने वाली वेव्स व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, तो इसको 5 वेव्स क्रॉस कर लेती हैं एंड ऑक्यूपाई v मीटर डिस्टेंस. ये वही 5 मीन f वेव्स जो कि बेसिक फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की, वो क्रॉस कर रही हैं लिसनर्स को 1 सेकंड्स के अंदर एंड ऑक्यूपाई v मीटर डिस्टेंस. अब केस की तरफ जाते हैं कि ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स. अब इसने आगे आना है उसी 1 सेकंड्स के अंदर जिसमें अगर ये ऑब्जर्वर रेस्ट के ऊपर होता है तो 5 वेव्स उसे क्रॉस कर जाती हैं. लेकिन अगर वो मूव कर रहा हो टुवर्ड द सोर्स तो उसे क्रॉस करने वाली वेव्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी. मैं सपोज करता हूं कि उस 1 सेकंड्स के अंदर अगर ऑब्जर्वर जहां पे आ जाता है और कितना आगे आ जाता है, b मीटर आगे आ जाता है, तो अब इस डायग्राम से भी देखें, इसका मतलब है ये वेव भी इसको क्रॉस कर गई और इस तरह इसको क्रॉस करने वाली वेव्स पर सेकेंड्स ज़्यादा हो गई. मतलब अगर रेस्ट के ऊपर 5 उसे क्रॉस कर रही हैं, लेकिन अगर वो
मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स, तो उसको क्रॉस करने वाली 6 हो गई, 7 हो गई, टाइम हुई है 1 सेकेंड्स का। तो किस तरफ जा रहा है? टाइम हुई है 1 सेकेंड्स, लेकिन उसको क्रॉस करने वाली वेव्स की तादाद ज़्यादा हो गई, 5 की बजाय 6 या 7 या 8 से क्रॉस कर रही हैं उसी 1 सेकेंड्स के अंदर। तो हम क्या कहेंगे? यकीनन यही कंसेप्ट होगा कि नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग द लिसनर्स ऑब्जर्वर पर सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो इसको आप लिखते हैं व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट एफ वेव्स क्रॉस द ऑब्जर्वर एंड ऑक्यूपाई v मीटर डिस्टेंस पर सेकेंड। ये पहली डायग्राम का हिस्सा कि व्हेन सोर्स इज एट रेस्ट, व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, व्हेन बोथ आर एट रेस्ट f wave cross the observer and occupy v meter distance per seconds as shown. Now observer moves toward the source. We see that number of waves crossing the observer per second increase to f triple dash and occupy v plus b meter distance per second. So we can write distance occupied by f triple dash waves per second कितना है? v प्लस b मीटर है। तो डिस्टेंस occupied by 1 wave per second v plus b by f triple dash, this is equal to lambda, this is equal to lambda, lambda is equal to v, अच्छा f ट्रिपल डैश किसके बराबर है? v प्लस b ओवर लेमडा, v प्लस b ओवर लेमडा की जगह v बाई f, दिस इज v प्लस b ओवर v इंटू f. So the formula for this case becomes f dash triple dash is equal to v plus b over v into f. ये फार्मूला बना फॉर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. अब इसमें f ट्रिपल डैश का मल्टीपल 1 है और f का मल्टीपल ग्रेटर देन 1 है, तो क्या लिख सकते हैं? वेयर v प्लस b ओवर v इज ग्रेटर देन 1, इसलिए f ट्रिपल डैश इज ग्रेटर देन f. दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी increases when observer moves toward the stationary source. और नेक्स्ट केस है observer moves away from the stationary source with the velocity b मीटर पर सेकेंड्स. इसकी जो डायग्राम बनाते हैं अब क्या है कि व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, तो एफ वेव्स क्रॉस कर रही हैं एंड ऑक्युपाई v मीटर डिस्टेंस. अब क्या है
सिचुएशन है कि ऑब्जर्वर हैज टू मूव अवे, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, लेट वो 1 सेकंड्स के अंदर यहाँ पे आ जाता है, कितना पीछे, b मीटर्स पीछे आ गया, तो इससे क्रॉस करने वाली वेव्स की तादाद कम हो गई। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ये इसकी पहली पोजीशन है, और अब 1 सेकंड में रेस्ट पे हूँ तो 5 वेव क्रॉस कर जाती हैं, लेकिन उसी 1 सेकंड्स के अंदर अगर मैं भी पीछे जा रहा हूँ तो मैं जहाँ पे आ जाता हूँ तो ये वेव अब क्रॉस में नहीं है, क्रॉस करने वाली वेव्स की तादाद कम हो गई, और हम क्या कहेंगे, वही 1 सेकंड्स की ड्यूरेशन है, लेकिन जो वेव्स क्रॉस कर रही हैं उनकी तादाद पहले से कम हो गई। व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे, इससे पता चलता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। तो दोबारा लिखते हैं कि व्हेन बोथ आर एट रेस्ट, एफ waves cross the observer and occupy v meter distance per second. Now observer moves away from the source. We see that number of waves crossing the observer per second decreases to f4 dash and occupy v minus b meter distance per second. So we can write, क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय f4 डैश वेव्स पर सेकेंड v माइनस b, डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय 1 वेव पर सेकेंड v माइनस b बाई f4 डैश, ये किसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो यहाँ से एफ डैश किस, ट्रिपल डैश बल्कि 4 डैश किसके बराबर आ गया, v माइनस बी बाई लेमडा, दिस इज v माइनस बी बाई v बाई f, दिस इज इक्वल टू v माइनस b ओवर v इंटू f. So the final elevation becomes f4 dash is equal to v minus b over v into f, जिसमें v minus b over v is less than 1, लिहाजा apparent frequency is less than actual frequency, that is apparent frequency decreases when observer moves away from the सोर्स। तो ये 4 मेन हमारे केसेस हैं। तो इसमें ये हमारा केस जो है वो कंप्लीट हुआ, और यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हुए एक दफ़ा फिर मैं इन चारों रिजल्ट्स को लिख देता हूँ। पहला केस, when source moves toward the observer, formula v over v minus a into f, where v over v minus a is greater than 1
apparent frequency is greater than the actual frequency. सेकेंड केस के अंदर हमने क्या पढ़ा, सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो apparent frequency का फॉर्मूला V over V plus A into F, where V over V plus A is less than 1, apparent frequency is less than actual frequency. क्या मतलब हुआ? apparent frequency decreases और तो मैं एक ब्रीफली डिस्कस कर रहा था कि पहला केस ये डिस्कस किया था, लिखा एक जस्ट कि व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो उस वक्त जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है एफ डैश वी ओवर वी माइनस ए इंटू एफ, जिसमें ये जो मल्टीपल है एफ का दैट इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि इधर कमज़ोरी है जिसकी वजह से इसका जो मल्टीपल है 1 से बड़ा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड केस था सोर्स मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो हमारे पास जो फार्मूला हमने डिराइव किया दैट इज एफ डैश इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी प्लस ए इंटू एफ। अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल v ओवर v प्लस ए इज लेस देन 1, चूँकि डिनोमिनेटर्स बड़ा है तो ये क्वांटिटी जो है लेस देन 1 है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी is also less than that of the actual frequency, that is apparent frequency decreases also. Third case, f triple dash, when observer moves toward the source, when observer move toward the source, तो हमारे पास फार्मूला है v plus b over v into f, v minus b, v plus b over v into f, where v plus b over v is greater than 1, तो apparent frequency is greater than actual frequency। और चौथा केस f 4 dash v minus b over v into f, तो अब ये लास्ट है where v minus b over v is less than 1, तो इसका मतलब है कि apparent frequency is less than actual frequency when observer moves away from the source, तो apparent frequency कम हो जाती है।